वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं संतोष कुमार सिंह और हमारे साथ पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ फिजिक्स। हम लोग रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ की बात कर रहे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। उसी का आगे का पार्ट है हमारा रिफ्रैक्शन शिफ्ट थ्रू ग्लास स्लैब। रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ कहने का क्या मतलब था कि ओरिजिनल डेप्थ से कितनी ऊंचाई पे दिखाई दे रहा है, कितनी दूरी पे इमेज उसका दिखाई दे रहा है, यानी है कितनी दूरी पे और दिख कितनी दूरी पर है। ठीक है ना। उसी का ये पार्ट है ग्लास स्लैब। अभी जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया तो उसकी वानगी दिखी होगी आपको। इसमें वही चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे ग्लास स्लैब से। ये एक्सप्लेनेशन हम इसलिए समझेंगे कि आगे लेंसेज में इसका यूज होगा और लेंसेज को समझने में आसानी होगी। आपका चश्मा जो है उसी तरह से काम करता है, लेंसेज होते हैं, ग्लास स्लैब ही बीच में होता है। अगर शीशे के आर पार हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वो डिपेंड करता है कि वो जो ग्लास है वो उसको कितना डेविएट कर रहा है। तो हो सकता है कि वस्तु जितनी दूरी पे हो ओरिजिनलिटी में उतनी दूरी पे ना दिखाई दे, है ना। कभी बड़ा दिखाई देता है, कभी छोटा दिखाई देता है, तो मैग्निफिकेशन की बात हो। आगे दिखाई देता है, पीछे दिखाई देता है, वो भी मायने रखता है कितनी दूरी पे दिखाई देता है। वही चीज देखना है रिफ्रैक्शन शिफ्ट थ्रू ग्लास स्लैब। ये हमने ग्लास स्लैब एक ले लिया, ठीक है ना। ये हमारा ग्लास स्लैब हो गया। इसका म्यू है हमारा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? म्यू हो गया। 1.5 होता है, चलो अभी म्यू ही मान लेते हैं। ये एयर है, इसका म्यू 1 होता है। इधर भी एयर मीडियम है, म्यू 1 है। यहां पे एक ऑब्जेक्ट रख दिए। ये मैंने बस ऐसे ही एक एक्सिस बना दिया ताकि यहां से मैं डिस्टेंस मेजर कर सकूं, ठीक है ना। ये सिर्फ मैं डिस्टेंस मेजर करने के लिए इस पॉइंट O से एक पैरेलल रेज डाल। डिस्टेंस क्या, मान लो कि हमने एक परपेंडिकुलर एकदम डाला, परपेंडिकुलर रे गुजारा जो एकदम सीधे सीधे निकल गया, क्योंकि परपेंडिकुलर जो होता है नॉर्मल को जो फॉलो करते हुए जाता है वो एकदम सीधे निकल जाता है, कोई डेविएशन नहीं होता। उसी रेज के जैसा इसको मान लो। तो यहां से रेज चली तो रेयरर टू डेंसर में गई तो क्या हो गया, ये रेयरर टू डेंसर में अगर ये जाएगा तो इस तरह से अगर ये नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा, थोड़ा नॉर्मल की ओर बेंड किया। उसके बाद देखो यहां पे ऐसे ऐसे नॉर्मल अगर है तो डेंसर से रेयरर में गया तो नॉर्मल से अवे भागा, नॉर्मल से अवे बेंड कर गया, यानी ये थोड़ा ज्यादा हो गया है। तो चलो बात करते हैं कहां पे दिखाई देगा ओरिजिनलिटी में। जो पहले सरफेस से 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ, यहां पे भी एक बार इस सरफेस पे, एक बार इस सरफेस पे, एक बार रेयरर से डेंसर में गया, फिर डेंसर टू रेयरर में गया, है ना। तो हमारा अगर ग्लास स्लैब मान लिया जाए कि ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, आप कहीं यहां से देख रहे हो, बीच में ये ग्लास स्लैब है ऐसे करके ना, शीशे की दीवार देखते हो आप लोग बहुत, शीशे की दीवार से दूसरों को, तो वो ओरिजिनलिटी में वहां पे होते नहीं है जहां पे दिखते हैं, इधर उधर कहीं होते हैं, है ना। आप इमेजिन कर लेना, फिर ये जानोगे तब ना पता चलेगा कि ओरिजिनलिटी में कहां है। वरना कुछ ऐसे चिट्ठी फेंकनी होगी तो फिर गलत जगह फेंक दोगे, अंदाजा लगा, फिर साइंस वहां पे काम आएगा आपका। आप रियल डेप्थ से अपेरेंट डेप्थ निकालोगे, फिर अंदाजा लगेगा कि अच्छा उतनी दूरी पे है, तब फेंक सकते हैं गिफ्ट वगैरह जो भी है। नहीं तो फिल्मों में देखते हो ना, गलत लोगों के पास चला जाता है। उन लोगों को साइंस नहीं आती है, आप लोगों को आती है। तो देखो अब ये रहा ऑब्जेक्ट, यानी पहले सरफेस से जब रिफ्रैक्शन हुआ तो अगर हम यहां से ऑब्जर्व करेंगे तो ये इमेज यहां पे बनेगा, पहला इमेज बना। ये फर्स्ट सरफेस के लिए बना, इसलिए मैंने I1 लिख दिया, इसको IF लिखा हूं, फाइनल इमेज। सेकेंड फिर वही वाला आया, सेकेंड सरफेस से टकराया। तो अब इस सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट नहीं रह गया। रे कहां से आ रही है, ये वाली रे कहां से आ रही है, इधर से आ रही है ना। अब ऑब्जेक्ट ये बन गया, क्योंकि ये तो रे यहां पे टकरा ही नहीं रही है, रे जो टकरा रही है वो कहीं यहां से आ रही है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस बार उधर निकलेगा, तो जब निकलेगा तो ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, ये अवे भाग गया। अब ये इसको जब आगे बढ़ाओगे, यहां पे ऑब्जर्वर है, इसको ये रे कहां से आती हुई दिखाई देगी, ऐसे 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 कहीं यहां पे।
अब ये आगे आएगा पीछे आएगा कहां कट करेगा ये हम नहीं जानते, हमने बस यहां कट कर दिया, ये फॉर्मूले से आएगा, है ना। हम निकालेंगे कि कितनी दूरी पे आता है, पॉजिटिव आ रहा है निगेटिव आ रहा है, किसको पॉजिटिव मानेंगे किसको निगेटिव मानेंगे, ये बाद की बात है। अभी के लिए बस रे डायग्राम में हमने बना दिया कि हाँ इस पे कहीं पे कट किया, यानी कि ओ पे तो नहीं किया है ना, यानी ओ से इधर उधर हो गया है। अब कितना इधर उधर हुआ है वो तो निकालने में पता चलेगा हमारा। तो चलिए हम लोग ग्लास स्लैब का जो हमारा डेप्थ है वो टी है, ऑब्जेक्ट जो रखे हैं एक्स पे रखे हैं, तो अब निकालना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट पता चलेगा तब तो फिर यहां से हम बात करेंगे, तो सबसे पहले पहला रिफ्रैक्शन देखिए, फर्स्ट रिफ्रैक्शन। फर्स्ट रिफ्रैक्शन, तो जब फर्स्ट रिफ्रैक्शन है तो लिख दो μ2 बाई μ1, बाकी तो आपको ऑब्जेक्ट और उसका कॉन्सेप्ट मैंने सिखा ही दिया है, डी रियल बाई डी अपेरेंट, मैंने ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर का बता ही दिया है। तो μ2 बाई μ1, यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट कहां है, ये रहा एयर में, तो यानी μ2 1, μ1 कितना हो गया, यहां पे ऑब्जर्वर है क्योंकि फर्स्ट सरफेस के लिए, तो ये म्यू हो गया, तो म्यू। डी रियल कितना है, एक्स है, अभी यहां से इस सरफेस से इसी बाउंड्री लाइन से मेजर करेंगे ना, जिस बाउंड्री लाइन से हम जिस बाउंड्री लाइन पे परफॉर्मेंस ऑब्जर्व कर रहे हैं उसी बाउंड्री लाइन से हम डिस्टेंस भी मेजर करेंगे। जब इस वाले पे आ जाएंगे तो फिर यहां से मेजर करना शुरू कर देंगे, तो यहां से कितना है एक्स डिस्टेंस पे, तो चलो रियल में एक्स है, अपेरेंट में हमें नहीं पता, तो यहां से डी अपेरेंट की वैल्यू म्यू एक्स आ गई, यानी ये जो आई है हमारा म्यू एक्स डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। अब इस म्यू एक्स पे है यानी ऑब्जेक्ट अब यहां है। अब इस वाले सरफेस पे आते हैं, सेकेंड रिफ्रैक्शन कराते हैं, यहां भी μ2 बाई μ1 कर दो, डी रियल बाई डी अपेरेंट। अब μ2 कौन हो गया, ऑब्जेक्ट कहां है, इस वाले में है ना, इस वाले से रेज जा रही है, ऑब्जेक्ट का मतलब यानी रेज किस वाले से जा रही है, तो इस मीडियम से रेज जा रही है, वो अलग बात है इधर से कहीं से जा रही है, लेकिन हम कंसीडर इसी को करेंगे, इस वाले से जा रही है, यानी म्यू हो गया। μ1 क्या है, जहां यहां चली गई तो 1, डी रियल कितना हो गया, t प्लस म्यू एक्स, यहां से कितना, यहां से यहां तक का t और यहां से यहां तक का म्यू एस, तो t प्लस म्यू एक्स डी अपेरेंट हो गया ना, तो सॉरी dt नहीं, डी अपेरेंट, तो डी अपेरेंट यहां से हो गया आपका t प्लस म्यू एक्स डिवाइडेड बाई म्यू, डिवाइडेड बाई म्यू, चलो है ना। तो आपको पता चल गया कि अच्छा ये जो अपेरेंट डेप्थ बनेगा, नहीं ये जो आई एफ है ये कितना है, इस वाले सरफेस से t प्लस म्यू एक्स बाई म्यू, t प्लस म्यू एक्स बाई म्यू। तो ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट किया, ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट किया ये निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना, कितना शिफ्ट किया, यानी यहां से x था ना पहले, अब x से कितना शिफ्ट किया है, इधर डायरेक्शन में किया है कि इधर के डायरेक्शन में किया है, ठीक है ना। अब पॉजिटिव निगेटिव हम देखेंगे, पूरा हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। सबसे पहले तो शिफ्ट निकालेंगे, कितना शिफ्ट हुआ, शिफ्ट निकालेंगे हम, यानी एस से डिनोट कर दो शिफ्ट को, ठीक है ना। कितना शिफ्ट किया, ओरिजिनलिटी में कहां था t प्लस एक्स, यहां से डिस्टेंस कितना था, यहां से यहां तक का t और x, यानी ओरिजिनल में t प्लस एक्स था, माइनस यहां से यहां, और इससे इसको घटा देंगे तो इन दोनों के बीच का दूरी निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। और अगर ये वाला पॉइंट इस तरफ रहेगा तो घटाएंगे तो माइनस में दूरी आएगा, है कि नहीं। तो माइनस में आएगा कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट से इधर चला गया, दूर गया है, और प्लस आ रहा है यानी नजदीक आ रहा है, यही चीज देखना है हमको। तो घटा देते हैं, कितना, t प्लस म्यू एक्स डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाई म्यू। ठीक है ना। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाता है T1 माइनस 1 बाई म्यू। ठीक है, 1 माइनस 1 बाई म्यू आ रहा है। अब मैंने बोला क्या क्या इसमें ऑब्जर्वेशन, पॉजिटिव निगेटिव सब, तो कुछ एजम्पशंस हैं, कुछ एजम्पशंस हैं जो हम लिखेंगे यहाँ पे। चलो मैं ये वाला लाइन यहाँ से मिटा देता हूँ और इधर ही लिख देता हूँ इसको, ताकि उस एरिया में मैं कुछ कर पाऊँ। ठीक है ना। एजम्पशंस, क्या क्या एजम्पशंस लेंगे, एजम्पशंस क्या क्या हैं हमारे इसके। एजम्पशंस कहोगे, कहने का क्या मतलब है कि कुछ तो एक दो एजम्पशंस है, बाकी इसके एनालिसिस है, क्या निकल के आए हैं इससे रिजल्ट। तो देखो, सबसे पहले तो ये जो रेज होते हैं, ये दोनों रे जो हम हैं माने हैं, ये रे और ये रे, ये भी एक तरह का रे ही माने हैं ना, तभी तो कट रहा है उसमें, शुरू में ही बोले। तो पहला तो है कि रेज आर पैरा एक्सियल। ये फॉर्मूला कब आया है, ये फॉर्मूला कब आया है, रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला, ये कब लागू होता है, जब रेज आर पैरा एक्सियल। ठीक है ना। रेज क्या है, पैरा एक्सियल है। यहां पे जो है स्लैब के दोनों तरफ क्या है, एयर है। स्लैब के दोनों तरफ क्या है, एयर है। हम अलग मीडियम के लिए भी अभी आपको फॉर्मूला लिख देंगे, बट अभी यहां पे क्या लिखे हैं, स्लैब इज इन बिटवीन एयर, यानी एयर के बीच में रख दिए हैं, चारों तरफ एयर ही है। चलो, तो ये लिख दिया। आप बोलोगे कि अगर सराउंडिंग में एयर नहीं होगा तब, तो लिख सकते हो कि इफ सराउंडिंग, फॉर्मूला आएगा उसका, आप निकाल के देखना, ये आपका टास्क रहा, इधर कुछ और मीडियम, इधर कुछ और मीडियम, तो लगा तो फॉर्मूला यही वाला रहे हैं ना, यहां से लगा के निकालना आप क्या आता है, लास्ट में यहीं पे कुछ चेंजेज आएगा, आप करके देखना हमारा वाला फॉर्मूला आपको आता है कि नहीं आता है। लिख सकते हो कि इफ सराउंडिंग मीडियम इज नॉट एयर, देन जो शिफ्ट होगा एस T1 माइनस म्यू सराउंडिंग का म्यू डिवाइडेड बाय म्यू स्लैब। ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, सराउंडिंग बाय म्यू स्लैब, यही आएगा। ठीक है ना। आप करके देख लेना, जब अगर चारों तरफ एयर मीडियम ना हो तब। अब चलो, एस का पॉजिटिव निगेटिव का कॉन्सेप्ट। एस पॉजिटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, जब शिफ्ट, पॉजिटिव कब मानते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर कुछ मेजर हो रहा है तब पॉजिटिव मानते हैं, है ना। अगर कुछ इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर हो रहा है तब पॉजिटिव। तो शिफ्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, शिफ्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये रहा इंसिडेंट रे, इसी के डायरेक्शन में शिफ्ट किया है तो पॉजिटिव, इसके अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा तो निगेटिव। ठीक है ना। और ये कब निगेटिव होगा, जब शिफ्ट जो होगा इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जब शिफ्ट होगी तब, यानी इधर होगा तब। ठीक है ना। और इंसिडेंट रे के अपोजिट में होगा, कब होगा, ये तो आपको पता चल जाएगा, कब पॉजिटिव निगेटिव यहां से पता चल गया, है ना। ऐसे भी पता चल रहा है कि कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा।
तो जब भी होगा इस तरह से तो आप निकाल सकते हो। ये पूरा का पूरा ये भी वही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट ही है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब्स, यानी ढेर सारे स्लैब आ जाएंगे तब क्या। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेंगे तो इस स्लैब का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा सॉल्व करने का, और कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसी एक क्वेश्चन में, और पता भी चल जाएगा कि और क्या एजम्पशन लेके चलते हैं, तब हमारा क्या होगा, ये टोटल लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, कंप्लीट क्वेश्चन से हमको पता चल जाएगा। पहले तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब्स की मैं बात कर रहा हूं, तो 2-3 स्लैब ले लेते हैं। चलो 3 स्लैब है हमारा, 1 2 3, ठीक है ना, ये स्लैब्स हो गए। अब इन स्लैब्स के बीच में डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर स्लैब्स के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है ना। इसका म्यू हो गया आई थिंक 1.5, इसका म्यू हो गया आप मान लो 2, फिर से इसका म्यू मान लो 1.5, यानी अलग अलग ले लिए, है ना। चलो इसका स्लैब का मान लो कि 30 सेंटीमीटर का स्लैब है, डेप्थ ये 20 का है, ये 15 का है। अलग बात है कि दिख रहा होगा फिगर में अलग अलग, लेकिन मान लो कितना है, 15 का है। बीच में सारे एयर मीडियम है, इधर भी एयर मीडियम है, इधर भी क्या है, एयर मीडियम है। चलो यहां पे ऑब्जेक्ट रख दिए एक ओ, पहले वाले सरफेस से डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का करीब करीब मैंने मान लिया है कि 40 सेंटीमीटर पर रख दिया, चलो 40 पे रख दिया, ठीक है ना। और इधर है हमारी आंख, यहां से हम देख रहे हैं। अब ये बताओ कि कितने सेंटीमीटर पे दिखाई देगा। अगर हम मेजर करें कि यहां से अगर हम देख रहे हैं तो 15, 10, 20, 10, 30, 40 अलग अलग है, अलग अलग सरफेस से रिफ्लेक्ट होके भी आएगा, है ना। शिफ्ट का पता लगाना है, रियल डेप्थ वाले में भी मैं बोला था, इसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट आ गया था ना। लेकिन ग्लास स्लैब की बात है यहां पे, जब ग्लास का स्लैब आएगा तब क्या होगा। तो शिफ्ट के बारे में एक चीज आप लोग देखे होंगे, शिफ्ट के बारे में एक चीज आप देखे होंगे, इस एक्स पे डिपेंड नहीं किया था, ये किस पे डिपेंड किया, केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस पे डिपेंड किया, और कितना बड़ा स्लैब है उस पे डिपेंड किया। ये शिफ्ट डिपेंड नहीं किया इस एक्स पे, है ना। यानी बाउंड्री लाइन वाला कॉन्सेप्ट में तो थोड़ा अलग था, यहां पे थोड़ा अलग है सर, ये डिपेंड नहीं कर रहा है इस पे। तो चलिए जब ग्लास स्लैब का बात आएगा यही वाला फेनोमेना फॉलो करना है, और नंबर ऑफ ग्लास स्लैब्स रखने हैं हमारे। और आप देख लो जो शिफ्ट निकल के आया है, डेप्थ अपेरेंट डेप्थ की बात होगी तब तो ये आएगा ही, डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ की बात होगी तब तो ये आएगा। अब पिछले लेक्चर्स में और इसमें क्या फर्क है, पिछले लेक्चर्स में हम क्या निकाल रहे थे, दूरी टोटल, लेकिन यहां पे क्या निकाल रहे हैं, शिफ्ट केवल निकाल रहे हैं, है ना। यानी रियल निकाले थे, अपेरेंट निकाले थे, रियल डेप्थ निकाले थे, अपेरेंट निकाले थे, लेकिन शिफ्ट कहने का मतलब रियल माइनस अपेरेंट, यानी दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस पे बात की है। और वो डिफरेंस जो होगा, वो डिफरेंस इस एक्स पे निर्भर नहीं करेगा। पहले क्या निकाल रहे थे, डेप्थ कितना होगा, कितने पे इमेज बन रहा है, क्यों, सिर्फ ये डिस्टेंस का हमको पता चलाना था, ये वाला सिर्फ यहीं तक बात कर रहे थे पिछले लेक्चर्स में, अच्छा यहां से यहां। लेकिन अभी बात कर रहे हैं इन दोनों के बीच में कितना दूरी रह गया, यानी ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज के बीच में कितना का शिफ्ट आया, बस उस पर बात कर रहे हैं। तो ये फेनोमेना है। तो आते हैं, देखो तो जितने भी ये फेनोमेना है अगर मैं बोल दिया, तो सबसे पहले तो ये देखो कि मैंने बोला कि डिपेंड नहीं करता इस वाले एक्स पे। तो चलो तीसरी चीज और है, ये जो मीडियम होता है, बीच वाला मीडियम, ये बीच वाला जो मीडियम है, इस मीडियम पे भी डिपेंड नहीं करता, डज नॉट
डिपेंड ऑन मीडियम, डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम एंड द डिस्टेंस बिटवीन स्लैब्स। इस पे भी डिपेंड नहीं करता है। बोलोगे कि आप लिख रहे हो, प्रूफ करके दिखाओ। देखो हम यही फॉर्मूला में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखना इनका कहीं कोई यूज ही नहीं आएगा। अब शिफ्ट निकालना है, शिफ्ट निकालना है। अब एक शिफ्ट इस वाले स्लैब के लिए, दूसरा शिफ्ट इस स्लैब के लिए, तीसरा शिफ्ट इस स्लैब के लिए, 3 बार शिफ्ट करेगा मान लो, है ना। टोटल शिफ्ट अगर हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा कि हाँ कितना शिफ्ट हुआ। यानी पहला शिफ्ट इसके लिए, दूसरा इसके लिए, फिर तीसरा इसके लिए, फिर तीनों शिफ्ट को ऐड कर देंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब्स में यही कॉन्सेप्ट है। देखो यानी 3 बार शिफ्ट होगा। फाइनल शिफ्ट जब लिखोगे आप, फाइनल शिफ्ट लिखोगे S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3, S1 प्लस S2 प्लस S3, ठीक है ना। चलो यानी इस वाले के लिए ये कितना शिफ्ट करवाने की कैपेसिटी रखता है, ये कितना शिफ्ट करवाने की कैपेसिटी रखता है, और ये कितना शिफ्ट करवाने की कैपेसिटी रखता है। एक्चुअली में ये हम ग्लास की कैपेसिटी निकाल रहे हैं कि ये कितना शिफ्ट करवा सकता है। क्यों? क्योंकि कितने डिस्टेंस पे रखे हैं ये तो मायने ही नहीं रखता। किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस ग्लास के चौड़ाई पे, है ना। तो ग्लास की चौड़ाई और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और किस बाहर वाला मीडियम ये है एयर, इससे हम एयर मीडियम है तो 1 हो गया वो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे भी 1 है ना। कुछ और आएगा तब ना वो वाला फॉर्मूला लागू होगा। जब ये एयर है तो कोई डिपेंडेंसी इस पे नहीं है। चलो कुछ मीडियम आ जाएगा तो फॉर्मूला लगेगा ये वाला, मीडियम आ जाएगा तब वो फॉर्मूला लगाना ये वाला, म्यू ऑफ सराउंडिंग, ठीक है ना। चलो आते हैं यहां पे जो एस का फॉर्मूला है, वो एस का फॉर्मूला यही है ना, T1 माइनस 1/μ। सिर्फ टी पे डिपेंड कर रहा है, म्यू पे डिपेंड कर रहा है, बाकी चीजों पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा जब एयर मीडियम है तो, है ना। नहीं ये ग्लास की कैपेसिटी, इस ग्लास की कैपेसिटी, इस ग्लास की कैपेसिटी, अब तीनों की कैपेसिटी ऐड कर देंगे तो टोटल शिफ्ट निकल जाएगा। तो चलो पहले अलग अलग निकालते हैं, S1 S2 S3। तो S1 पहले इस ग्लास की कैपेसिटी निकालो, कितना है 30, 1 माइनस 1.5, ठीक है ना। ये आएगा 10 सेंटीमीटर, यानी इसकी कैपेसिटी है कि ये 10 सेंटीमीटर शिफ्ट करा सकता है। S2 की कितनी कैपेसिटी है, इसके लिए जाओगे तो 20, 1 माइनस 1/2, ये कैपेसिटी है कि 10 सेंटीमीटर निकाल सकता है, ये भी शायद 10 सेंटीमीटर निकाल सकता है। S3 जो है ये कितना शिफ्ट कराएगा तो 15, 1 माइनस 1.5, ठीक है ना, इक्वल टू ये 5 सेंटीमीटर शिफ्ट कराने की कैपेसिटी रखता है। तो टोटल शिफ्ट कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 5, तीनों पॉजिटिव में आए हैं, कोई निगेटिव में नहीं आया है। कोई निगेटिव में आता तो उसकी पोलैरिटी के साथ यहां पे रखते, है ना। कौन कम करा रहे कौन ज्यादा करा रहे, तीनों आगे ही करा दिए शिफ्ट। तो 20 10 10 20 5 25, यानी टोटल शिफ्ट जो होगा 25 सेंटीमीटर का होगा। टोटल शिफ्ट जो होगा वो कितने का होगा 25 सेंटीमीटर। यानी यहां पे कहीं पे इमेज बनेगा और यहां से कितना दूरी होगा 25, यही निकालना है। यानी वहां से जब देखेंगे ना तो ये यहां पे दिखाई देगा इस वाले पॉइंट पे, यानी 25 सेंटीमीटर नजदीक दिखाई देगा बस, है ना। दूरबीन बाइनोकुलर होते हैं ना, अलग अलग लेंस लगाते हो, इधर वाला लेंस सेट करते हैं, आगे वाला सेट करते हैं, टेलीस्कोप लगाते हैं, वो सब यही होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लास स्लैब्स ही होते हैं। वहां पे अलग अलग लेंस का यूज करते हैं, ग्लास ही लगा होता है। इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स यहीं से समझते चलो ताकि आगे दिक्कत ही नहीं होगी आप, ठीक है ना। तो चलिए ये लेक्चर यहीं तक था। अब हम बात करेंगे आगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मिराज वगैरह का कॉन्सेप्ट आएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। इसको आप लोग उतार लीजिए, फिर चलते हैं अगले लेक्चर। चलिए इन्हीं भूली बिसरी यादों के साथ
अब से विदा लेंगे, मिलेंगे अगले लेक्चर में नई कहानी के साथ इसके आगे। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।